मैं नीरज सिंह लक्ष्य कोचिंग सेंटर फाइनगर। आज इस लेक्चर में मैं पढ़ाने वाला हूँ कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसके पहले मैंने पढ़ाया था कि प्रतिबिंब बनने के नियम क्या क्या हैं। तो उसमें मैंने 4 नियम पढ़ाए थे आपको कि पहला कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा था कि फोकस से जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा मैंने बताया था कि दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। और चौथा पॉइंट मैंने डिस्कस किया हुआ था कि दर्पण के ध्रुव पर जिस कोण पर जो है किरणें इंसिडेंट होती हैं, गिरती हैं, उसी कोण पर जो है उतना ही कोण बनाते हुए वह परावर्तित हो जाती हैं। तो उन्हीं नियमों का उपयोग करके हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना जो है प्राप्त करेंगे, जिसमें जो है भिन्न भिन्न स्थितियों में, जब वस्तुओं की भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न पोजिशंस में जो है उनके इमेज प्राप्त होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2 पॉइंट के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि किस स्थिति में स्थिति क्या है और उस स्थिति में वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं, उनकी प्रकृति क्या है। तो थोड़ा सा फास्ट हम रिवीजन करते हैं इसको कि पहला स्थिति हम ले रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो तो उस स्थिति में प्रतिबिंब हमारा कहाँ प्राप्त होगा। तो हम इस लॉन्ग्वेज के फॉर्म में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको कि जो है जब वस्तु अनंत पर रखी गई है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वह फोकस पर बनेगा। कहाँ प्राप्त होगा? फोकस पर प्राप्त होगा। तो उसका नेचर कैसा होगा? ये तो पोजीशन हो गया, फोकस पे मिल रहा है, दर्पण के सम्मुख मिल रहा है, तो नेचर कैसा होगा? तो वास्तविक होगा। वास्तविक नेचर का होगा, वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा और उल्टा बनेगा। अगर किरण आरेख की बात करें तो इनका किरण आरेख हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अवतल दर्पण के सामने जो है अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है तो उसका इमेज फॉर्मेशन हम दिखा सकते हैं कि अनंत पर है तो अनंत का मतलब यह हुआ इनफाइनाइट ऑफ डिस्टेंस पे है तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये मान सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अनंत पे है तो उसे चलने वाली किरणें जो हैं मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो प्रिंसिपल के हिसाब से जो है जो रूल हम यूज़ कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन का, तो फोकस से होकर जाएंगी। तो जहाँ पे इन 2 रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहीं हमारा जो है इमेज फॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा? ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे है। इमेज कहाँ फॉर्म हो गया हमारा? तो इमेज फॉर्म हो गया फोकस पर। तो इसका रेज डायग्राम जो है कई बार पूछा भी जाता है कि इनका किरण आरेख आप बताइए। तो इसमें हम ध्यान रखते हैं कि जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उसका जो है इमेज जो है फोकस पे बनता है, और फोकस पे बनता है तो उसका नेचर क्या होता है? वस्तु से बहुत छोटा होता है, वास्तविक होता है। क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो चूंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो आपको उसमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट लेंथ की बात करें तो उसका इमेज जो है अपोजिट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है दिखाई देगा। तो दूसरा पॉइंट हम यूज करेंगे जब वस्तु कहाँ पर हो। अब दूसरे पोजीशन की बात करते हैं। तो पहला पोजीशन आपको समझ में आ गया, तो दूसरा पोजीशन थोड़ा फर्स्ट हम रिवीजन करते हैं कि दूसरे पोजीशन में हम जा रहे हैं कि जब वस्तु अनंत तथा C के बीच हो, इसको अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहते हैं। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वह भी जो है वह C और इनफाइनाइट के बिटवीन अगर ऑब्जेक्ट है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो लिख देते हैं प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा, प्रतिबिंब C व F के बीच होगा।
वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा और उल्टा बनेगा। इसमें भी जो है प्रतिबिंब का जो है प्रतिबिंब जो है उल्टा ही बनेगा। इसका किरण आरेख अगर रिप्रेजेंट करें तो हम और रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जो है इसको देख सकते हैं। पूछा जाता है कि इसका किरण आरेख खींचिए, तो किरण आरेख इसका जो है एजी डायग्राम में है। आप ये टॉपिक याद रखेंगे तो किरण आरेख बनाना इजी हो गया, क्योंकि मेजरमेंट बेसिस पर हम यूज नहीं करते हैं रे डायग्राम। अगर बाय द वे मेजरमेंट बेसिस न्यूमेरिकल्स पॉइंट आ जाते हैं, उनको आरेखित करना है तो हम पॉइंट जो है डिस्टेंस के बेसिस पर जो है अरेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर किरण आरेख की बात आती है तो किरण आरेख में जो है कैजुअल हम जो है वैसे ही एक फॉर्मेट के हिसाब से जो है अप्लाई कर देते हैं और इमेज फॉर्म कर लेते हैं, जो कि उनके पोजीशन पे डिपेंड होता है। तो जब कोई वस्तु इनफाइनाइट तक सी के बीच है तो ये दर्पण है, तो सी अगर आप यहाँ पर ले लो तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया सी और इनफाइनाइट के बीच। तो आपके पास ऑप्शन है, तो एफ यहाँ पर अगर है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें चलती हैं वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो है फोकस से होकर जाती हैं। तो फोकस से होकर जाने वाली किरणों का आरेखण आप दिखा सकते हो। ओके, फिर आपके पास ऑप्शन है कि दूसरा आप रूल अप्लाई कर सकते हो कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें, तो वक्रता केंद्र से जो किरणें जा रही हैं वक्रता केंद्र से, तो वह अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाएंगी। अब इस सिचुएशन में जो दोनों रेज एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर हमारा जो है इमेज फॉर्म होगा। तो ये इमेज हो गया ए डैश अब बी डैश, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे था ए बी। तो दूसरे का किरण आरेख हमारे सामने है कि जब कोई वस्तु अनंत और सी के बीच में रखा गया है तो उस सिचुएशन में प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बन रहा है। फिगर के अकॉर्डिंग प्रदर्शित है, वास्तविक होगा, वस्तु छोटा होगा तथा उल्टा होगा। ओके, अब हम तीसरी स्थिति में चलते हैं कि तीसरी स्थिति क्या है। तो जो है इसकी स्थितियां जो है थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ लेते हैं कि तीसरी स्थिति क्या है। तो तीसरी स्थिति है कि जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर ही रखा गया हो, तो तीसरी स्थिति हम अप्लाई करने जा रहे हैं कि जब वस्तु सी पर हो मतलब वक्रता केंद्र पर हो, सी पर हो या वक्रता केंद्र पर कहें, वक्रता केंद्र को ही सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि जब वस्तु सी पर हो, तो इस स्थिति में जो है प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, प्रतिबिंब जो है सी पर ही बनेगा, प्रतिबिंब सी पर ही प्राप्त होगा। सी पर ही प्राप्त होगा तो उसका जो है नेचर कैसा होगा। तो नेचर में जो ये तो पोजीशन की बात हो गई कि प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा, दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। नेचर में वास्तविक होगा, वास्तविक वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। जितनी लंबाई का वस्तु होगा उतना ही लंबाई का जो है हमको प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और ये भी जो है उल्टा होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि वो इन्वर्टेड होते हैं, तो उल्टा होगा। अगर किरण आरेख की बात करें तो इसके किरण आरेख को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स हमसे किरण आरेख ही पूछा जाता है। तो थोड़ा फास्ट मूव करते हैं कि एक मिरर है, M1 M2 आप कह सकते हो, सब में आप M1 M2 लगा सकते हो, जिसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र आपका C है, फोकस F है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग रखा गया है तो F को तो पहले रिप्रेजेंट मत करिए, पहले इसका किरण आरेख के अकॉर्डिंग जो है हम यूज कर लेते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें होकर जाएंगी वह F से होकर जाएंगी, और F से होकर जाएंगी तो इमेज जो है फॉर्म कैसे होगा कि दो इसमें रूल अप्लाई हम करेंगे कि वक्रता मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जो है फोकस से होकर जाती हैं, और फोकस से होकर जाने वाली किरणें, फोकस से होकर जो किरणें जाती हैं, फोकस से जो किरणें जाएंगी वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं।
तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करें तो ये किरणें एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी इमेज हमारा यही फॉर्म हो रहा है। अगर ये पॉइंट हमारा सी है, अगर ऑब्जेक्ट की बात करें ए बी, तो इसके इमेज की बात हो जाएगी ए डैश बी डैश। ओके, तो ये अरेंज डायग्राम है जिसको हम समझ सकते हैं कि यहाँ पहला रूल अप्लाई किया है कि मुख्य इसके समांतर चल रहे प्रकाश किरणें और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी, जबकि दूसरी है कि दर्पण से फोकस जाने वाली किरणें मुख्य के समांतर हो जाती हैं और दोनों के अकॉर्डिंग जो है दो रेज जो मिली हैं एक दूसरे को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करेंगे, यानी इमेज जो है हमारा ए डैश बी डैश प्राप्त होगा। और इस कंडीशन में हमारा जो है ए डैश बी डैश जो लंबाई होगी ए बी के बराबर हो जाएगी। तो स्थिति तीसरी है। चौथी स्थिति पे हम गौर करते हैं कि चौथी स्थिति क्या है कि जब वस्तु, अब तो हमारा एक कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट टू दर्पण की ओर लेके जा रहे हैं, तो हम जैसे जैसे चलते जा रहे हैं वस्तु की लंबाई घट रही थी और एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें लंबाई बराबर हो गई। अब जो है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर की हो जाएगा वस्तु प्रतिबिंब की जो है लंबाइयाँ जो है बढ़ती जाएंगी। तो तीसरा पॉइंट जब वस्तु सी पर हो, चौथा पॉइंट हम यूज करने जा रहे हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी गई हो। तो चौथा पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जब वस्तु C तथा F के बीच हो, वस्तु कहाँ पे हो, C तथा F के बीच हो, तो इस स्थिति में जो है हमको मिलेगा कि प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो जब वस्तु था सी और इनफाइनाइट के बीच तो प्रतिबिंब बन रहा था सी और एफ के बीच। अब वस्तु जो है सी और एफ के बीच है तो प्रतिबिंब हमारा जो है प्रतिबिंब, इस स्थिति में प्रतिबिंब जो होगा हमारा प्रतिबिंब सी व इनफाइनाइट के बीच बनेगा। नेचर कैसा होगा, तो जब तक जो है प्रतिबिंब दर्पण के सम्मुख बनेगा तब तक वास्तविक होगा, तो वास्तविक होगा। अब जो है वस्तु की साइज की बात, प्रतिबिंब की साइज की बात है, तो अब साइज जो है बड़ा हो जाएगा। ओके, तो बड़ा होगा और उल्टा, ये उल्टा ही बनेगा। जब तक वास्तविक है तब तक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। किरण आरेख की बात करें तो इसका किरण आरेख हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारे पास चार ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग पोजीशन मालूम है, उसके नेचर्स मालूम है, तो हम इसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, किरण आरेख को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एफ हो गया, सी हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा जो है सी और एफ के बिटवीन है। तो हम आपके साथ आपको जो है रूल बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर जो है किरणें पहले जाएंगी, जो दिख रहा है रूल अप्लाई होने वाला है। उसके बाद से ये फोकस से होकर गई। अब हमारे पास ऑप्शन था कि फोकस से होकर जाने वाली किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो आप दो रूल अप्लाई कर सकते हो, एक तो फोकस से जो है पास करा सकते हो, दूसरा जो है इसके ध्रुव पर इंसिडेंट करा सकते हो। तो मैंने कहा भी था कि ध्रुव पर जिस एंगल पर किरणें गिरेंगी उसी एंगल पर जो है रिफ्लेक्ट होंगी। तो इमेज जो है फॉर्म हो गया हमारा, इमेज जो है इनफाइनाइट और सी के बीच में मिलेगा। यह इमेज हो गया ए डैश और बी डैश, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएंगे और जिस एंगल पर अगर इंसिडेंट हो रही है ध्रुव पे उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जहां इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहीं हमारा जो है इमेज फॉर्मेशन होगा। तो किरण आरेख इसका इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। पांचवा पोजीशन है कि अब ऑब्जेक्ट को जो है मिरर के साइड में लेके जा रहे हैं, तो ए बी जो है अब एफ पर जाएगा, एफ के बाद से एफ और पी के बीच में जाएगा। तो चौथा पोजीशन है इसका कि जब वस्तु एफ पर हो, तो जब वस्तु हमारा अनंत पे था तो इमेज बन रहा था एफ पे। अब यहाँ जो है वस्तु को हमने एफ पर रखा तो इमेज हमारा जो है अनंत पे चला जाएगा। तो पांचवा जो है स्थिति है कि जब वस्तु एफ पर हो, तो जब वस्तु एफ पर हो तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वह
एफ पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति जो है प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब पता चल गया कि एफ पर है तो अनंत प्रतिबिंब बना, कैसा होगा? तो जब तक सम्मुख बनेगा वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से काफी बड़ा होगा। अगर किरण आरेख की बात करें तो किरण आरेख सिंपल तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, और जो ऑब्जेक्ट हमारा है वह कहाँ पर है? F पर है। तो पहला रूल अप्लाई हम करने जा रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है फोकस से पास करेंगी, तो मुख्य के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगी। तो फोकस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें जो होंगी पुनः परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाएंगी, तो पुनः अपने मार्ग पर वापस लौटेंगी। तो दोनों जो ये रेज हो जाएंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। जब पैरेलल होंगी तो इमेज फॉर्मेशन हमारा कहाँ पे होगा? इनफाइनाइट पर होगा। तो ये रेज डायग्राम है इसका, किसका? कि जब वस्तु F पर हो, तो F पर होगा तो ये पोजीशन इसको दिखाएंगे। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से काफी बड़ा होगा, बहुत बड़े साइज में होगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि अवतल दर्पण द्वारा एक स्थिति आती है जहां पर जो है जिसके अंतर्गत जो है इमेज हमारा आभासी बनता है, वह पोजीशन वस्तु का क्या होता है? F और P के बीच में होता है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट पोजीशन हम यूज करने जा रहे हैं कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, जब फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? तो ये अंतिम स्थिति है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने में, कि यही एक स्थिति है जिसमें वस्तु प्रतिबिंब हमको जो है आभासी मिलता है। तो छठवां स्थिति है कि जब वस्तु F व P के बीच हो, F व P के बीच हो, तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। तो दर्पण के पीछे इस स्थिति में वस्तु प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा होगा? जब दर्पण के पीछे होगा तो आभासी होगा, आभासी जब प्रतिबिंब बनेगा तो वो सीधा होगा। क्या होगा? सीधा बनेगा। और जब सीधा बनेगा तो लार्ज इन साइज होगा, बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर इसका रेज डायग्राम हम रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसके रेज डायग्राम को दिखाएं, जो कि आवश्यक है कि रेज डायग्राम ही पूछा जाता है। आपसे मैं कई बार डिस्कस भी कर चुका हूं कि जो भी इससे क्वेश्चन अगर बोर्ड में बनेगा, 1 नंबर में बने या 2 नंबर में बने, तो रेज डायग्राम की किरण आरेख के बारे में पूछा जाता है। तो किरण आरेख के बारे में पूछा जाता है तो ये F है, ये C है, और कोई ऑब्जेक्ट है जो रखा गया है F और P के बीटवीन। तो F और P के बीटवीन बना रखा गया है। तो आपको जो है रूल अप्लाई करना है कि जब कोई वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो किरणें होती हैं कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें चलेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर, वह फोकस से होकर जाएंगी, फोकस से होकर गई। और एक पॉइंट और था कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें जो अपने मार्ग पर जो है वापस लौट जाती हैं। तो वापस लौटने की बात हो गई तो यहाँ पर जो है C से जो किरणें यहाँ पे जाएंगी,
इसकी किरण आरेख को थोड़ा सा दूसरे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया आपका एफ और ये हो गया सी। पॉइंट जो है मेजरमेंट के बेसिस पर नहीं रखा गया है, तो थोड़ा सा जो है मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो सी से जो किरणें जाएंगी अपने मार्ग पर वापस लौट जाएंगी। तो इनके जो हैं आरेखण के अंतर्गत अगर इनको हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट करेंगी, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी डॉटेड लाइन है आभासी के लिए, तो वहीं पर जो है इमेज जो है इसका फॉर्म होगा। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के अकॉर्डिंग जो है एक पोजीशन ऐसा है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी जो एफ और पी के बिटवीन रखा गया है, एफ और पी के बिटवीन रखा है, जिसका इमेज हमारा जो है ए डैश बी डैश मिलेगा, जिसको आभासी हम तो इसको इरेक्ट करते हैं, सीधा बनेगा। ओके, तो यहाँ जो है हमारा तीसरा लास्ट पॉइंट था छठवां कि अवतल दर्पण द्वारा पूछा कई बार जाता है क्या अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो हाँ, जब वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया हो तो उस स्थिति में जो इमेज हमारा होगा वह दर्पण के पीछे प्राप्त होगा, और जब दर्पण के पीछे होगा तो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, और वस्तु प्रतिबिंब का जो पोजीशन होगा वो पीछे होगा। तो ये रहा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, तो ये तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो है अपसारी दर्पण का कार्य करता है। तो उसके लिए जो है सभी स्थितियों में जो वस्तु प्रतिबिंब होते हैं वह दर्पण के पीछे ही बनते हैं, वस्तु से छोटा होता है, पी और एफ के बीटून बनता है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें तो मैं एक सीधा सा ऑप्शन बताने जा रहा हूँ कि उत्तल दर्पण द्वारा कहीं भी अगर वस्तु हम रख रहे हैं दर्पण के सम्मुख तो उसका इमेज एक ही स्थिति में बनता है, वह दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है। तो सभी स्थितियों के लिए वस्तु की सभी स्थितियों के लिए प्रतिबिंब आभासी होगा, वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा, और दर्पण के पीछे प्राप्त होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पे? P और F के बीच, P और F के बीच बनेगा। तो सबके लिए एक ही हम ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं। कई बुकों में आपके लिए ऑप्शन आएगा कि जब वस्तु इसमें जो है जब वस्तु अगर हम फोकस और जब वस्तु अनंत पर रखें तो इमेज जो है फोकस पर बनेगा। तो वो ऑप्शन हम यहाँ से निगलेक्ट कर रहे हैं। बस एक सीधा सा ऑप्शन है कि वस्तु की सभी स्थितियों के लिए जो है प्रतिबिंब जो है आभासी होगा, वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा और दर्पण के पीछे बनेगा। जिनके लिए सबके लिए एक ही रे डायग्राम, कहीं भी स्थिति आप बदल लीजिए तो एक ही सिचुएशन में जो है आपका इमेज फॉर्म होगा। तो उसको हम थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं कि इसमें जो है आप जो है सभी पोजीशन के लिए जो है एक ही स्थिति डिफाइन कर सकते हो कि ये अवतल दर्पण है
और अवतल दर्पण के सामने जो है कहीं भी आप वस्तु अगर रखते हो, इसका मुख्य अक्ष ये हुआ, ये प्रिंसिपल ध्रुव हो गया, ये आपका जो है फोकस हो गया और वक्रता केंद्र हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं भी आप रख लो इसके पोजीशन को, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ मान लो तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें चलती हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो है ये डाइवर्ट होगी, तो डाइवर्ट होंगी दर्पण से प्रभावित होकर के, तो इसको जो है इसके फोकस के अकॉर्डिंग जो है मानते हैं कि इसके फोकस से निकलती प्रतीत होती है, तो ये एफ हो गया। और दूसरा पॉइंट किसके वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरणें होंगी, वक्रता केंद्र से जो किरणें जाएंगी वो सीधे अपने मार्ग पर वापस लौट जाएंगी, तो यानी सीधे निकल जाएंगे, इसमें कोई डाइवर्जन नहीं होगा। और जो है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा जो P और F के बिटवीन होगा, तो सबके लिए एक ही सिचुएशन होगा, A डैश B डैश, और ये रहा आपका ए बी ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको ए बी मानते हैं तो इसका भी सेम सिचुएशन मिलेगा। इसका अगर हम ए बी मानते हैं, अब अगर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा छोटा कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये ए बी है तो फिर उसका पोजीशन यहीं पर मिलेगा। इनफाइनाइट पे अगर लेके जाते हैं तो फिर हमारा थोड़ा सा पोजीशन चेंज होगा, ये कि एफ पर जो है इमेज हमारा जो है फॉर्म होगा। तो बस बाकी सबके लिए जो है आभासी ही होगा, बस तो छोटा होगा, सीधा होगा, दर्पण के पीछे बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा वह पी और एफ के बिटवीन होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मिरर ऑफ फार्मूला, जो कि अगला नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में जो है इंक्लूड हम करेंगे। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो है आपने क्लियर किया हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को पुश करें, टच करें, और जो लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हैं सबसे पहले प्राप्त करें।